चलिए दर्शकों, अब समझते हैं तीनों मुख्य अंग्रेजी टेंसेज के कुल 12 प्रकारों को। दर्शकों, आगे इंग्लिश टेंस सीखने के दौरान जो उदाहरण आपके समक्ष पेश किए जाएं, उन्हें आप बड़े ही ध्यान से और बार बार पढ़ें, ताकि आप अंग्रेजी वाक्यों को बनाना और अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद करना सीख सकें। नीचे दिए गए उदाहरणों को बार बार पढ़ने से आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार बनाया जाता है, और सीख पाएंगे कि किसी विशेष वाक्य को बनाते वक्त किस शब्द को कहाँ पर रखना होता है। दर्शकों, इंग्लिश टेंस मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं, और फिर प्रत्येक टेंस को चार चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दर्शकों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि कुछ चीज़ें रटने की होती हैं, उन्हें याद नहीं किया जाता, रटा जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें याद करने की होती हैं, समझने की होती हैं, उन्हें रटा नहीं जाता, याद नहीं किया जाता, उन्हें समझा जाता है। और समझी हुई चीज़ें कभी भी हमारे दिल और दिमाग से विस्मृत नहीं होती हैं, जबकि रटी हुई चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं। चलिए दर्शकों, समझते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ दर्शकों, मुख्य प्रकार से 3 टेंस होते हैं: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और फिर इन सभी मुख्य तीनों टेंसों को चार चार प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसके कॉमन इन चारों प्रकारों को कॉमन रूप में अगर बोला जाए तो इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनके नाम होते हैं। जब ये प्रकार पास्ट टेंस के लिए बोले जाते हैं तो इनको पास्ट लगा करके बोला जाता है, अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार जब चारों प्रकारों को प्रेजेंट टेंस के लिए बोला जाएगा तो प्रेजेंट वर्ड यूज किया जाएगा इनके आगे, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी प्रकार जब इन चारों प्रकारों को फ्यूचर टेंस के लिए बोला जाएगा तो इनके आगे फ्यूचर शब्द का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए दर्शकों, अब सभी टेंसेस को डिटेल में समझते हैं और समझते हैं अंग्रेजी वाक्यों को बनाना, अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट करना और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। दर्शकों, अब आपको बड़े ही ध्यान के साथ सभी तथ्यों को समझना है, ताकि आप अंग्रेजी सीख सकें। अब तक जो तथ्य मैंने आपको सिखाए थे, जो भी बातें आपको समझाई थी, वो सिर्फ इसलिए बताई थी ताकि आपको अंग्रेजी टेंसेज को सीखने के दौरान किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े और आप आसानी के साथ अंग्रेजी टेंसों को सीख सकें। दर्शकों, यकीन मानिए कि यदि आपने अब तक बताए गए सभी तथ्यों को ध्यान से समझ लिया है तो अब अंग्रेजी टेंसेज को सीखना आपके लिए हलवा खाने जितना ही आसान हो गया है, और अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इन टेंसेज को सीखने में, और एक बार सीखने के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे। क्योंकि टेंसेज को सीखने में जो दिक्कतें होती हैं वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ आपको। तो चलिए दर्शकों, शुरू करते हैं। लेट्स गो। आइए दर्शकों, सबसे पहले समझते हैं भूतकाल को, अर्थात पास्ट टेंस को। दर्शकों, भूतकाल के वाक्यों में बीते हुए समय अर्थात गुजरे हुए समय की बातें होती हैं। भूतकाल के वाक्यों की मुख्य पहचान था, थे, थी होती है, अर्थात भूतकाल के वाक्यों के अंत में था, थे, थी इत्यादि शब्द आते हैं अथवा इस तरह का सेंस आता है। दर्शकों, भूतकाल को 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ली, डी,
की, लिया, दिया, किया, या ता, था, ती, थी, ते थे, इस तरह के शब्द पास्ट टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। दर्शकों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात होती है तो कभी भी लास्ट में था का अर्थ लिया, ली, दी, की, लिया, दिया, किया के साथ कभी लास्ट में था का सेंस या अर्थ नहीं आएगा। यदि हमने ली थी, लिया था, दी थी, दिया था, की थी, किया था, इस तरह से अगर हमने बोला तो यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होगा, अपितु पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। यह सबसे बड़ा अंतर है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम केवल किसी बात के लिए यह बताते हैं कि भाई ऐसा काम हुआ था या ऐसा किया, ऐसा हुआ या ऐसा किया। जबकि हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यह बात बताते हैं कि हम उस समय ये काम कर चुके थे, कर दिया था, लिया था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके प्रश्न पूछ सकते हैं मेरे से। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया दृढ़ होती है। अब दर्शकों, हमेशा ध्यान रखें कि यदि हमें सकारात्मक वाक्य बनाना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सकारात्मक वाक्य बनाने के लिए केवल मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया जाता है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं होगा। और यदि हमें नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य अथवा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने होते हैं तो इसके लिए नियम यह है कि हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। दर्शकों, हमेशा ध्यान रखें, ता था, ती थी और ते थे के अर्थ के लिए यदि हमें सकारात्मक वाक्य बनाना है तो हम यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि हमें नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य अथवा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य बनाने हैं तो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग करेंगे। दर्शकों, जब भी मैं वर्ब बोलूं तो आप अच्छी तरह ध्यान रखें कि उसका अर्थ है मेन वर्ब की मैं बात कर रहा हूं। चलिए दर्शकों, कुछ उदाहरण देखते हैं। मोहन मेट मी, मोहन मुझसे मिला। अब देखिए दर्शकों, यहाँ पर यह एक सकारात्मक वाक्य है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग हमने नहीं किया है। यहाँ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का उपयोग किया है। यहाँ मेन वर्ब है मीट, उसकी सेकंड फॉर्म है मेट। अगला उदाहरण देखते हैं। मोहन यूज्ड टू मीट मी, मोहन मुझसे मिलता था। यहाँ हम एक हैबिट को, मोहन की आदत को, मोहन अक्सर जो काम करता था उसे हम बता रहे हैं। यहाँ भी दर्शकों, चूंकि यह एक सकारात्मक वाक्य है तो हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं किया है। हमने यूज्ड टू के साथ मेन वर्ब अर्थात मीट का प्रयोग किया है। यहाँ पर मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म प्रयोग हुई है क्योंकि ऑलरेडी यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड का प्रयोग हम कर चुके हैं। और यही कारण है कि इस प्रकार के वाक्यों में जब ता था, ती थी, ते थे का सेंस आता है, यूज्ड टू का उपयोग करके सकारात्मक वाक्यों को बनाया जाता है तो मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आती है क्योंकि ऑलरेडी यूज की सेकंड फॉर्म यूज्ड का उपयोग हम करते हैं। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। मोहन डिड नॉट मीट मी, मोहन मुझसे नहीं मिला। तो देखिए दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर प्रश्नवाचक वाक्य है या नकारात्मक वाक्य है या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य है तो इस प्रकार के वाक्यों को बनाने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में हमेशा हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है।
तो इसीलिए यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया है और उसके साथ मेन वर्ब की अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया है। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं। मोहन डिड नॉट यूज टू मीट मी। मोहन मुझसे नहीं मिलता था। अगला उदाहरण देखते हैं। डिड मोहन मीट मी। क्या मोहन मुझसे मिला। जब देखिए दर्शकों यह प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ भी हमने हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया है। अगला उदाहरण देखते हैं, इसी प्रकार आप समझें दर्शकों। डिड मोहन यूज टू मीट मी। क्या मोहन मुझसे मिलता था। अगला उदाहरण देखते हैं। डिड मोहन नॉट मीट मी। क्या मोहन मुझसे नहीं मिला। डिड मोहन नॉट यूज टू मीट मी। क्या मोहन मुझसे नहीं मिलता था। अगला देखते हैं। हु डिड मीट मी। मुझसे कौन मिला। चलिए अगला देखते हैं। हु डिड यूज टू मीट मी। मुझसे कौन मिलता था। नेक्स्ट। हु डिड नॉट मीट मी। मुझसे कौन नहीं मिला। नेक्स्ट। हु डिड नॉट यूज टू मीट मी। मुझसे कौन नहीं मिलता था। देखिए दर्शकों, यहाँ पर मैंने आपके लिए काफ़ी तरह के उदाहरण पेश किए हैं। यदि इन सभी उदाहरणों को आप ध्यान से पढ़ोगे, समझोगे और इनकी प्रैक्टिस करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बहुत ही आसानी और सरलता के साथ अंग्रेजी सीख जाओगे। यहाँ जितने भी प्रकार से किसी वाक्य को बनाया जा सकता है, चाहे वो सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, प्रश्नवाचक हो या नकारात्मक प्रश्नवाचक हो, सभी प्रकार से मैंने वाक्यों को बनाना सिखाया है यहाँ पर। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं, जानते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे कि आपको पहले ही मैं बता चुका हूं दर्शकों, क्योंकि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है दर्शकों, कार्य लगातार होता है, कोई क्रिया लगातार होती है। और जब कोई कार्य या क्रिया लगातार होती है तो उसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे। तो इसलिए चूंकि यह कंटिन्यूअस है, काम लगातार हो रहा है, तो इसमें रहा, रही, रहे आ रहा है। और चूंकि यह पास्ट टेंस है, मतलब अर्थात भूतकाल है, तो इसलिए अंत में था, थी, थे आ रहा है। तो दोनों पहचान जब एक साथ आएंगी तो यह हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात था, थी, थे से हमको पता चलता है सबसे पहले कि यह पास्ट टेंस है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें रहा, रही, रहे आ रहा है, तो इससे हमको पता चला कि यह कंटिन्यूअस टेंस है। तो ओवरऑल हमको पता चल गया कि यह पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार से पहचान की जाती है। कोई परेशानी नहीं है दर्शकों, कुछ समय तक आप प्रैक्टिस करोगे इस बातों को समझने की, तो स्वतः ही आपको समझ में आने लगेंगी। बस आप मेरे साथ प्रयास करते रहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। दर्शकों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है वाज और वर। इसमें जो मुख्य क्रिया हम प्रयोग करेंगे वह है क्रिया की, मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म। अर्थात जैसे कि आप जानते हो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में जब आईएनजी ऐड किया जाता है तो आईएनजी फॉर्म बन जाती है। अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे अंत में। चलिए दर्शकों उदाहरण देखते हैं। सीता वाज सिंगिंग। सीता गा रही थी। नेक्स्ट। सीता वाज नॉट सिंगिंग। सीता नहीं गा रही थी। दर्शकों में फिर से आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे साथ इन सभी वाक्यों को दोहराएं, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझें और प्रैक्टिस करें। इस प्रकार करने से आपकी अंग्रेजी एकदम मजबूत हो जाएगी और आप बहुत ही जल्द
अंग्रेजी में महारत और निपुणता प्राप्त कर लोगे। नेक्स्ट, बाज सीता सिंगिंग, क्या सीता गा रही थी? नेक्स्ट, बाज सीता नॉट सिंगिंग, क्या सीता नहीं गा रही थी? नेक्स्ट, हु वाज सिंगिंग, कौन गा रहा था? नेक्स्ट, हु वाज नॉट सिंगिंग, कौन नहीं गा रहा था? चलिए दर्शकों, अब सीखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। दर्शकों, पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ली थी, दी थी, की थी, लिया था, दिया था, किया था। देखिए दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट से पता चला कि यह भूतकाल की बातें हो रही हैं, और परफेक्ट टेंस से हमको पता चला कि कार्य समाप्त हो चुका है। अर्थात जब भूतकाल में कोई कार्य समाप्त हो जाता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और जैसे कि मैंने अभी पास्ट डेफिनेट टेंस का जिक्र करते वक्त आपको बताया था, इन दोनों की पहचान में केवल यही अंतर है। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो पहचान है उसमें केवल इतना अंतर है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अंत में था, थी, थे का सेंस नहीं आता है, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में अंत में था, थी, थे का सेंस आता है। तो यही अंतर दोनों वाक्यों को, अर्थात दोनों टेंसेज को अलग करता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम केवल इतना बताते हैं कि कोई कार्य किया या कोई कार्य हुआ, जबकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम यह बताते हैं कि उस समय में कोई कार्य कर दिया था या कर चुके थे, अर्थात कोई कार्य समाप्त हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है हैड, और इसमें मुख्य क्रिया होती है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का उपयोग किया जाता है। चलिए दर्शकों, कुछ उदाहरण देखते हैं। रमेश हैड ईटन फूड, रमेश ने खाना खा लिया था। यह यूं कह सकते हैं, रमेश खाना खा चुका था। अर्थात रमेश ने खाना खाने का कार्य उस समय में समाप्त कर लिया था। नेक्स्ट, रमेश हैड नॉट ईटन फूड, रमेश ने खाना नहीं खाया था। या यूं कह सकते हैं, रमेश खाना नहीं खा चुका था। दर्शकों, यहाँ पे ईटन की जगह ईट एंड लिखा हुआ गया है, इसका ध्यान रखें। चलिए दर्शकों, अगला देखते हैं। हैड रमेश ईटन फूड, क्या रमेश ने खाना खा लिया था? नेक्स्ट, हैड रमेश नॉट ईटन फूड, क्या रमेश ने खाना नहीं खाया था? नेक्स्ट, हु हैड ईटन फूड, कौन खाना खा चुका था? नेक्स्ट, हु हैड नॉट ईटन फूड, किसने खाना नहीं खाया था? चलिए दर्शकों, अब समझते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ क्या है? कंटिन्यूअस टेंस का अर्थ है किसी कार्य का लगातार होना, किसी कार्य का लगातार चलना, किसी क्रिया का लगातार होना। जब कोई क्रिया लगातार होती है तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब दोस्तों, यहाँ पर हम ध्यान रखें कि यह कंटिन्यूअस टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों है। यहाँ परफेक्ट का अर्थ यह है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज ऐड की गई है, इसलिए कंटिन्यूअस की बजाय परफेक्ट कंटिन्यूअस है। वह क्या है? वह है समय की अवधि। जब पास्ट कंटिन्यूअस की हमने बात की तो वहाँ
भी कार्य लगातार हो रहा था, लेकिन समय की अवधि का जिक्र वहां नहीं किया गया था। अर्थात यह नहीं बताया जाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कि कोई कार्य कितने समय से हो रहा है। केवल इतनी ही जानकारी हमें मिल पाती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में कि कोई कार्य हो रहा है, हो रहा था या हो रहा होगा, लेकिन उस कार्य के होने की अवधि हमें कंटिन्यूअस टेंस में नहीं पता लगती। जब किसी कार्य के होने की अवधि का पता हमको चल जाता है और कार्य लगातार भी हो रहा होता है, तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, क्योंकि उसमें समय की अवधि है। वह ऐसा कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें समय की अवधि है, अर्थात कंटिन्यू होने, अर्थात कंटिन्यू कार्य चलने वाला टेंस जिसमें समय की अवधि भी है। इसी कारण वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। चलिए दर्शकों आगे समझते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया है हैड बीन, और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आइए दर्शकों कुछ उदाहरण देखते हैं। सीता हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से पढ़ा रही है थी। अब दर्शकों देखिए, यदि हम मात्र यह बोलते कि सीता पढ़ा रही थी, तो सिर्फ यहाँ पर हमें यह पता चलता कि सीता पढ़ाने का कार्य लगातार कर रही थी। तब उस कंडीशन में यह मात्र पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता। लेकिन यहाँ हमने यह भी बताया है कि सीता पढ़ा तो रही थी, लेकिन कितने समय से पढ़ा रही थी। यहाँ समय की अवधि का भी जिक्र हुआ है, और समय की अवधि का जिक्र किया जाने के कारण ही यह टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। सीता हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी। हैड सीता बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। क्या सीता 2 घंटे से पढ़ा रही थी? नेक्स्ट, हैड सीता नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। क्या सीता 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी? नेक्स्ट, हु हैड बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से कौन पढ़ा रहा था? नेक्स्ट, हु हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे से कौन नहीं पढ़ा रहा था? देखिए दर्शकों, जैसा कि मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में समय के साथ से के अर्थ के लिए सिंस या फोर का प्रयोग किया जाता है। और ये भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सिंस का प्रयोग कब किया जाता है, फोर का प्रयोग कब किया जाता है। चलिए एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं। दर्शकों हमेशा ध्यान रखिए, समय 2 प्रकार का होता है, एक निश्चित समय और एक अनिश्चित समय। जब दर्शकों समय का नाम बताया जाता है, टाइम ऑफ सॉरी पॉइंट ऑफ टाइम बताया जाता है, तो वह निश्चित समय होता है। जैसे कि 4 बजे, 5 बजे, 4 बजे से 5 बजे से, सोमवार से, मंगलवार से, जनवरी से, फरवरी से, तब सन 2012 से। तो इस तरह यहाँ पर हमने समय का नाम बोला, तो यह निश्चित समय है, और निश्चित समय के साथ हमेशा सिंस का प्रयोग होगा। और भी कुछ उदाहरण देखते हैं निश्चित समय के। सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, यह निश्चित समय है। और दर्शकों, जब मात्र समय की अवधि का जिक्र किया जाता है, समय का नाम नहीं बताया जाता है, तो वह अनिश्चित समय होता है। और अनिश्चित समय के लिए हमेशा अर्थात अनिश्चित समय के साथ से के अर्थ के लिए हमेशा फोर का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अनिश्चित समय के उदाहरण अगर देखें तो 2 घंटे से, 3 घंटे से,
अब यहाँ केवल हम समय की अवधि का जिक्र कर रहे हैं। हमने 2 बजे से या 3 बजे से नहीं बोला। अगर हम 2 बजे से या 3 बजे से बोलते तो यह समय का नाम हो जाता। हमने हम बोल रहे हैं 2 घंटे से, 3 घंटे से। यहाँ हमें एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम का पता नहीं चल रहा, इसलिए यह अनिश्चित समय है। इसी प्रकार 2 दिन से, 4 दिन से, 5 महीने से, 10 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, यहाँ कहीं भी समय के नाम का जिक्र नहीं है, मात्र अवधि का पता चल रहा है। एक्चुअल पॉइंट ऑफ टाइम का पता ही नहीं चल रहा। हमने बोला 4 साल से, लेकिन कौन से साल से? हमने बोला 3 दिन से, लेकिन कौन से दिन से? सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से? इस तरह का पता ही नहीं चल रहा। हमने बोला 4 घंटे से, लेकिन कितने बजे से ये पता ही नहीं चल रहा। तो यह अनिश्चित समय है, और अनिश्चित समय के साथ हमेशा फोर का प्रयोग होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार वही जो मैं अभी से कहता हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके प्रश्नों का संतुष्टिपूर्ण जवाब देने की। चलिए दर्शकों, ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए दर्शकों, अब समझते हैं वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस को। दर्शकों, वर्तमान काल के वाक्यों में चल रहे समय की बातें होती हैं, अर्थात वर्तमान काल के वाक्यों की मुख्य पहचान होती है, हैं, हूँ। अर्थात वर्तमान काल के वाक्यों के अंत में है, हैं, हूँ इत्यादि शब्द आते हैं, अथवा इस तरह का सेंस आता है। दर्शकों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक तो पास्ट टेंस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, जिसमें एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग होता है, और दूसरा होता है संपूर्ण वर्तमान काल, अर्थात वर्तमान काल के चारों टेंस, जिनमें एक से अधिक सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए इन पांचों टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, अर्थात कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया के चुनाव करने की आवश्यकता होती है। इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है जो नए नए अंग्रेजी सीखने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए मैं एक बार फिर से रिमाइंडर के तौर पर आपको बता देता हूँ। हमेशा ध्यान रखें, प्रेजेंट टेंस के लिए हमें 2 रूल फॉलो करने हैं। पहला तो यह है कि प्रेजेंट टेंस के सभी वाक्यों में जब हम कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का चुनाव करेंगे तो 2 आधार पर इसका चुनाव किया जाएगा। पहला है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट अथवा अन्य सब्जेक्ट। दूसरा रूल यह है कि यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाला रूल या एस वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग उसके साथ किया जाएगा। और यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, कोई और है, तो उसके साथ दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलिए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। चलिए दर्शकों, जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को। दर्शकों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है ता है, ती है, ते है। अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इस प्रकार का सेंस आता है, या इस प्रकार के शब्द आते हैं। इस टेंस में सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा इस टेंस में दर्शकों ध्यान रखें कि यदि सकारात्मक वाक्य बनाने हैं तो या तो वर्ब की मात्र
फर्स्ट फॉर्म का उपयोग होगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगेगा। अर्थात यदि, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया आपको, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का रूल फॉलो होगा। वो यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। यह नियम सकारात्मक वाक्यों के लिए है। और यदि हमें इस टेंस के नकारात्मक या प्रश्नवाचक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाना है तो उसके लिए रूल यह है कि सहायक क्रिया डू या डज के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इसमें यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग होगा, और यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। अब देखिए दर्शकों, चूंकि ये सकारात्मक वाक्य है इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डू डज का प्रयोग नहीं होगा। और चूंकि आई अर्थात मैं, यह थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए यहाँ मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वी वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम करते हैं। राम डज नॉट वर्क हार्ड, राम कठिन परिश्रम नहीं करता है। देखिए दर्शकों, तो यहाँ पर चूंकि राम एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और यह एक नकारात्मक वाक्य है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। वी डोंट वर्क हार्ड, हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। अब दर्शकों देखिए, यहाँ पर वी अर्थात हम थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग किया गया है। चूंकि यह नकारात्मक वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। डज राम वर्क हार्ड, क्या राम कठिन परिश्रम करता है। आगे बढ़ते हैं। डू वी वर्क हार्ड, क्या हम कठिन परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट। डज राम नॉट वर्क हार्ड, क्या राम कठिन परिश्रम नहीं करता है। नेक्स्ट। डू वी नॉट वर्क हार्ड, क्या हम कठिन परिश्रम नहीं करते हैं। नेक्स्ट। हु डज वर्क हार्ड, कौन कठिन परिश्रम करता है। नेक्स्ट। हु डज नॉट वर्क हार्ड, कौन कठिन परिश्रम नहीं करता है। चलिए दर्शकों, अब समझते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, जैसे कि नाम से ही आप समझ गए हैं, इसमें कंटिन्यूअस वर्ड आ रहा है, अर्थात ये कंटिन्यूअस टेंस है, अर्थात इसमें काम लगातार होता है। तो वर्तमान काल के ये सभी वाक्य जिनमें कि काम किसी कार्य या क्रिया के लगातार होने का भाव प्रकट होता है, वो सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार दर्शकों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें सहायक क्रिया इज, आर या एम का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। चलिए दर्शकों, कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आई एम लाफिंग, मैं हंस रहा हूं। यहाँ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लाफ, LAUGH है, जिसमें आईएनजी ऐड करने पर लाफ से लाफिंग बना। दर्शकों, यहाँ हमेशा ध्यान रखें कि आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होगा और इज और आर के प्रयोग का निर्णय, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस वाली हेल्पिंग वर्ब अर्थात इसका प्रयोग किया जाएगा, और यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है
तो सेस हेल्पिंग वर्ब जो बची है वह है आर, उसी का प्रयोग होगा। नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। आई एम नॉट लाफिंग, मैं नहीं हंस रहा हूं। एम आई लाफिंग, क्या मैं हंस रहा हूं। नेक्स्ट, एम आई नॉट लाफिंग, क्या मैं नहीं हंस रहा हूं। नेक्स्ट, व्हाई एम आई लाफिंग, मैं क्यों हंस रहा हूं। नेक्स्ट, व्हाई एम आई नॉट लाफिंग, मैं क्यों नहीं हंस रहा हूं। नेक्स्ट, ही इज डांसिंग, वह नाच रहा है। नेक्स्ट, ही इज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रहा है। नेक्स्ट, ही इज सॉरी इज ही डांसिंग, क्या वह नाच रहा है। नेक्स्ट, इज ही नॉट डांसिंग, क्या वह नहीं नाच रहा है। नेक्स्ट, व्हाई इज ही डांसिंग, वह क्यों नाच रहा है। नेक्स्ट, व्हाई इज ही नॉट डांसिंग, वह क्यों नहीं नाच रहा है। नेक्स्ट, यू आर रनिंग, तुम दौड़ रहे हो। नेक्स्ट, यू आर नॉट रनिंग, तुम नहीं दौड़ रहे हो। नेक्स्ट, आर यू रनिंग, क्या तुम दौड़ रहे हो। नेक्स्ट, आर यू नॉट रनिंग, क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो। नेक्स्ट, व्हाई आर यू रनिंग, तुम क्यों दौड़ रहे हो। नेक्स्ट, व्हाई आर यू नॉट रनिंग, तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो। आइए दर्शकों, अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। दर्शकों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, दी है, की है, लिया है, दिया है, किया है। अर्थात इस प्रकार के शब्द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया हैज और हैव होती है और इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दर्शकों, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, परफेक्ट टेंस में किसी कार्य या क्रिया के समाप्त होने का भाव होता है। अतः प्रेजेंट टेंस का वह प्रकार जिसमें किसी कार्य क्रिया के समाप्त होने का भाव होता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। He has eaten food, उसने खाना खा लिया है, अर्थात वह खाना खा चुका है। He has not eaten food, उसने खाना नहीं खाया है। Has he eaten food, क्या उसने खाना खा लिया है। नेक्स्ट, Has he not eaten food, क्या उसने खाना नहीं खाया है। नेक्स्ट, Why has he eaten food, उसने खाना क्यों खाया है। नेक्स्ट, Why has he not eaten food, उसने खाना क्यों नहीं खाया है। नेक्स्ट, I have eaten food, मैंने खाना खा लिया है। नेक्स्ट, I have not eaten food, मैंने खाना नहीं खाया है। नेक्स्ट, Have I eaten food, क्या मैंने खाना खा लिया है। नेक्स्ट, Have I not eaten food, क्या मैंने खाना नहीं खाया है। नेक्स्ट, Why have I eaten food, मैंने खाना क्यों खाया है। नेक्स्ट, Why have I not eaten food, मैंने खाना क्यों नहीं खाया है। आइए दर्शकों, अब समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, जैसे कि इस वीडियो के पूर्व में भी मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि जब कोई कार्य या क्रिया लगातार होती है या किसी कार्य या क्रिया के लगातार होने का भाव होता है तो वह कंटिन्यूअस टेंस होता है। और जब
किसी कार्य क्रिया के लगातार होने का समय या अवधि भी बताई जाती है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अतः प्रेजेंट टेंस का वह प्रकार जब कोई कार्य या क्रिया लगातार चलती है, साथ ही साथ समय की अवधि भी दी गई होती है, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। इसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, अर्थात इस तरह के शब्द इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। इसमें सहायक क्रिया हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्रयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। ही हैज बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। नेक्स्ट, ही हैज नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। नेक्स्ट, हैज ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। नेक्स्ट, हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा है। नेक्स्ट, व्हाई हैज ही बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा है। देखिए दर्शकों, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समय के साथ से के अर्थ के लिए इस प्रकार के टेंस में समय के साथ से के अर्थ के लिए फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है। निश्चित समय के साथ सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के साथ फॉर का प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा है। नेक्स्ट, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। नेक्स्ट, आई हैव नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ। नेक्स्ट, हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से खाना खा रहा हूँ। नेक्स्ट, हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। क्या मैं 2 घंटे से खाना नहीं खा रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हाई हैव आई बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खाना क्यों खा रहा हूँ। नेक्स्ट, व्हाई हैव आई नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 hours। मैं 2 घंटे से खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। आइए दर्शकों, अब समझते हैं भविष्यकाल अर्थात फ्यूचर टेंस को। देखिए दर्शकों, भविष्यकाल के वाक्यों में आने वाले समय की बातें होती हैं। भविष्यकाल के वाक्यों की मुख्य पहचान गा, गे, गी होती है, अर्थात भविष्यकाल के वाक्यों के अंत में गा, गे, गी इत्यादि शब्द आते हैं अथवा इस तरह का सेंस आता है। आइए दर्शकों, अब समझते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस को, अर्थात फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। दर्शकों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सामान्य प्रकार की बातें की जाती हैं। इस टेंस में ना तो कोई कार्य लगातार होता है, ना ही कोई कार्य समाप्त होता है, केवल सिंपल वे में इस प्रकार के टेंस की बातें की जाती हैं। इस टेंस की पहचान होती है गा, गे, गी, अर्थात इस तरह के शब्द इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। इसकी सहायक क्रिया विल होती है और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं।
ही विल गो, वह जाएगा। नेक्स्ट, ही विल नॉट गो, वह नहीं जाएगा। नेक्स्ट, विल ही गो, क्या वह जाएगा। नेक्स्ट, विल ही नॉट गो, क्या वह नहीं जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई विल ही गो, वह क्यों जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई विल ही नॉट गो, वह क्यों नहीं जाएगा। आइए अब समझते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को। दर्शकों, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कार्य लगातार होने का भाव होता है। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, अर्थात इस तरह के शब्द इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया विल बी होती है और इसमें मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किया जाता है। आइए कुछ उदाहरणों से समझते हैं। आई विल बी गोइंग, मैं जा रहा होऊंगा। नेक्स्ट, आई विल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा होऊंगा। नेक्स्ट, विल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा होऊंगा। नेक्स्ट, विल आई नॉट बी गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा होऊंगा। नेक्स्ट, वेयर विल आई बी गोइंग, मैं कहाँ जा रहा होऊंगा। नेक्स्ट, वेयर विल आई नॉट बी गोइंग, मैं कहाँ नहीं जा रहा होऊंगा। आइए दर्शकों, अब समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। देखिए दर्शकों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किसी कार्य या क्रिया के समाप्त होने का भाव होता है और इसकी पहचान होती है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, किया होगा, ली होगी, दी होगी, की होगी, अर्थात इस प्रकार के शब्द इस टेंस के वाक्यों के अंत में आते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया होती है विल हैव और इसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों को। आई विल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा, अर्थात मैं चला जाऊंगा। आई विल नॉट हैव गॉन, मैं नहीं जा चुका होऊंगा। नेक्स्ट, विल आई हैव गॉन, क्या मैं जा चुका होऊंगा। नेक्स्ट, विल आई नॉट हैव गॉन, क्या मैं नहीं जा चुका होऊंगा। नेक्स्ट, वेयर विल आई हैव गॉन, मैं कहाँ जा चुका होऊंगा। नेक्स्ट, वेयर विल आई नॉट हैव गॉन, मैं कहाँ नहीं जा चुका होऊंगा। चलिए अब समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। देखिए दर्शकों, जैसे कि आप जानते हैं कंटिन्यूअस टेंस में कोई कार्य क्रिया लगातार होती है और जब किसी कार्य क्रिया के लगातार होने के भाव के साथ साथ उस कार्य क्रिया के होने का समय अर्थात समय की अवधि भी दी जाती है तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अतः फ्यूचर टेंस का वह प्रकार जिसमें कार्य लगातार होता है और समय की अवधि भी दी जाती है वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। इस टेंस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और इसकी सहायक क्रिया होती है विल हैव बीन। इसमें मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का उपयोग किया जाता है, अर्थात मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में अंत में आईएनजी ऐड किया जाता है। आइए देखते हैं कुछ उदाहरणों से। आई विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा।
नेक्स्ट, आई विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। अगला देखते हैं, विल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा। नेक्स्ट, विल आई नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होऊंगा। नेक्स्ट, वाई विल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्यों पढ़ रहा होऊंगा। नेक्स्ट, वाई विल आई नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा होऊंगा। दर्शकों, अब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से और ध्यान से समझें और ध्यान रखें, ताकि आपको अंग्रेजी सीखने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए दर्शकों, हमेशा ध्यान रखें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में कभी भी था, थे, थी नहीं आता है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है इस वीडियो में ही, कि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में था, थे, थी का प्रयोग कर लिया जाता है तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं रह जाता, वह बन जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यही एक मुख्य अंतर है कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों के अंत में था, थे, थी का भाव आता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में था, थे, थी का भाव नहीं आता है। हमेशा ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक वाक्यों अर्थात अफर्मेटिव सेंटेंसेज में केवल मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का ही उपयोग किया जाता है, सहायक क्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है। जबकि नकारात्मक या प्रश्नवाचक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाने वाला रूल लागू होता है, अर्थात वर्ब की एस या ईएस फॉर्म का प्रयोग होता है। जबकि नकारात्मक या प्रश्नवाचक या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में सहायक क्रिया डू या डज के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इन बातों को अगर आप ध्यान रखेंगे दर्शकों तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी अंग्रेजी वाक्यों को बनाने में। बस इन बातों को ध्यान में रखकर मैंने जो भी उदाहरण पूरी वीडियो के दौरान दिए हैं उन्हें बार बार अभ्यास करने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि मैंने हर प्रकार के वाक्य बना करके आपको उदाहरण पेश किए हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप हर प्रकार के वाक्यों को बनाना सीखें। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जैसे कि पहले ही बता दिया है मैंने, यदि कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का ही उपयोग किया जाएगा। दर्शकों, यह जो रूल मैंने बताया है यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए बताया है, आप ध्यान रखें। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख सकते हैं, यह टेंस चार्ट है, ताकि रिमाइंडर के लिए आपके पास सेव रहे। दर्शकों, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मुझे ऐसे ही उपयोगी वीडियो बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और साथ ही साथ ऐसे ही उपयोगी वीडियोज़ के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द पाने के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें,
ताकि लेटेस्ट वीडियोज की अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दर्शकों, आसान भाषा में अंग्रेजी सिखाने वाली इसी तरह की अन्य उपयोगी वीडियोज के लिए मेरे चैनल पर विजिट जरूर करें। जय श्री राधे कृष्ण दर्शकों।